हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण समझाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न क्लास 12th में रसायन विज्ञान में अक्सर पूछा जाता है। ये प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए और इनके लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं क्या हैं, इनके उदाहरण और इनके लिए समाकलित वेग समीकरण। तो सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया को कैसे परिभाषित करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए, इसको परिभाषित करने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। H2 + Cl2 सनलाइट 2HCl। जब हाइड्रोजन गैस का एक अणु और एक अणु क्लोरीन गैस का ये आपस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो दो अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके, तो अब हम अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है वह उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पर अभिकारक के दो अणु हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अब ये देखना है कि किस अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है। अगर एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है और एक अणु की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो जाएगी। अगर दोनों अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की हो जाएगी। और सपोज दैट अगर किसी भी अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है तो वह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, तो ये दोनों क्या अभिकारक हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, तो इसको हम परिभाषित करेंगे, इसी प्रकार से परिभाषित करेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है, क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल एक है H2 + Cl2। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया करते हैं तो बनाते हैं 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक अणु हाइड्रोजन गैस और एक अणु क्लोरीन गैस जब आपस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करती है तो क्या बनता है? 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु बनते हैं। तो ये अभिक्रिया एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी भी अभिकारक के सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ दो अभिकारक हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। ओके, और भी एग्जाम्पल है इसके। अगला एग्जाम्पल है दूसरा 2NH3 अमोनिया है। अमोनिया को जब प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ ये N2+ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में ये टूट जाती है। तो ये भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तीसरा एग्जाम्पल है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को भी जब हम प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यहाँ ऑक्सीजन का आधा अणु प्राप्त होता है, तो ये भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल चौथा है, इसको समझिएगा। चौथा एग्जाम्पल है 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड को जब गोल्ड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं ये टूट जाता है H2 और +I2 में। इस प्रकार से ये भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल और समझिएगा, CH3COCH3 एसीटोन, और जब इसकी क्रिया हम कराते हैं Br2 से यानी ब्रोमीन से, यहाँ प्राप्त होता है CH3COCH2Br और +HBr। यहाँ से एक H Br द्वारा हट जाता है तो क्या बनेगा? एसीटोन ब्रोमाइड प्राप्त होता है और HBr। तो ये भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के किसी भी, एसीटोन और यहाँ क्या ब्रोमीन है, तो अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से ये पांचों अभिक्रियाएं जो हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं। अब देखिए, ये हम देख करके नहीं बता सकते हैं कि किस अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है और किस अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है। अभिक्रिया की कोटि होती है जो वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है, और जबकि आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता तो हम देख करके बता देते हैं कि इस अभिक्रिया की आणविकता क्या है। अभिक्रिया की आणविकता का मतलब क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अगर अब इस अभिक्रिया की आपसे आणविकता पूछी जाए तो इस अभिक्रिया की आणविकता क्या है? 2 है, क्योंकि इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, और कोटि क्या है? 0 है। ओके, इस तरह पूछ देता है, कोई अभिक्रिया दे देगा, जैसे ये अभिक्रिया दे दिया, कहेगा इस अभिक्रिया की आणविकता और कोटि क्या है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? 0 है, क्योंकि अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित नहीं होती है, और जबकि आणविकता क्या है इसकी? 2 है, 2 अणु है, एक अणु एसीटोन है और एक अणु किसका है? ब्रोमीन का। ओके,
इसी प्रकार इसमें 2HI, ये टूट जाता है H2 + I2 में, तो ये कोटि क्या है, शून्य, और आणविकता 2 है। HI के 2 अणु भाग ले रहे हैं इसमें। कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं। इसी प्रकार नाइट्रस ऑक्साइड का जो वियोजन होता है, तो ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसकी कोटि शून्य है, और आणविकता क्या है, 1 है, क्योंकि ये 1 अणु भाग ले रहा है। ओके, इसकी आणविकता 2 है और कोटि शून्य है। इस प्रकार से ये सभी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं, और आपको ध्यान रखना है। और शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया की दर होती है, यानी जो अभिक्रिया का वेग होता है, वो अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इन अभिक्रियाओं का जो वेग है, वेग प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन R⁴0। R क्या है? अभिकारक है, R कोई अभिकारक है। तो इन अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया का वेग होता है, वो सांद्रता की, अभिकारक की सांद्रता की 0 पावर पर निर्भर करता है, यानी वेग प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन R⁴0। ओके, तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो सांद्रता पर, वो किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ क्या है, सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता की पावर 0, यानी किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो ये था शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा और शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण। अब आइए देखते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करेंगे। ओके, तो आइए अब इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो अभिक्रिया का वेग होगा, वो अभिकारक की किसी भी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी वेग प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन R⁴0। हटा रहे इसको। अब आइए देखते हैं इसका समाकलित वेग समीकरण हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। माना कोई, यहां मानकर चलते हैं कि माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है, माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया, माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है R gives P। ये कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसमें R क्या अभिकारक है और P क्या उत्पाद है। R उत्पाद P में चेंज हो रहा है, P क्या है, उत्पाद है। ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। मान लीजिए कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, R = P, यानी R क्या अभिकारक है और वो किस में बदल रहा है, उत्पाद P में बदल रहा है। तो अभी हमने बताया कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो अभिक्रिया का वेग होता है, वो अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग को हम प्रदर्शित करते हैं -d कंसंट्रेशन R/dt। अभिक्रिया का ये तात्क्षणिक वेग है। ये क्या है, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। ओके, तो अभिक्रिया का वेग जो होता है, अगर अभिकारक के सापेक्ष निकालेंगे तो -d कंसंट्रेशन R/dt, अगर उत्पाद के सापेक्ष तो आएगा +d कंसंट्रेशन P/dt। और इसमें ये निगेटिव पॉजिटिव क्यों रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अभिक्रिया शुरू होती है, प्रारंभ होती है, तो R की सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता लगातार घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है। ओके, इस प्रकार इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा अभिकारक के पदों में, वो क्या होगा,
डी कंसंट्रेशन आर अपान डी टी। ओके, और अगर उत्पाद के पदों में तो ये आ जाएगा, उत्पाद के पदों में आएगा प्लस डी कंसंट्रेशन पी अपान डी टी। तो यहाँ हम किसके सापेक्ष ले रहे हैं, अभिकारक के सापेक्ष, यानी अभिकारक के पदों में अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्या होगा, माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपान डी टी, और ये प्रोपोर्शनल होगा अभिकारक की सांद्रता की घात 0 पर। अभी हमने बताया था कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता की 0 पावर पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि वो अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपान डी टी। आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट के और आ जाएगा कंसंट्रेशन आर की पावर 0। अब चूंकि कंसंट्रेशन आर की पावर 0, इसका मान क्या होगा, 1 होगा, 1 होता है। आप कोई भी नंबर है या किसी की पावर अगर 0 है, मान लो 2 की पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो सेम यहाँ क्या आ जाएगा, अगर कंसंट्रेशन आर की पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपान डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा लेंगे तो माइनस डी कंसंट्रेशन आर इक्वल के डी टी। ओके, अब हमें ज्ञात क्या करना है, समाकलित वेग समीकरण। तो हम दोनों ओर इसका समाकलन करा देंगे। तो समाकलन करने के लिए माइनस को बाहर लेते हैं, समाकलन डी कंसंट्रेशन आर। ओके, जब समाकलन करते हैं जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो आ जाएगा के और समाकलन आ जाएगा डी टी। इस प्रकार से क्या किया हमने, दोनों ओर समाकलन कर दिया। तो समाकलन करने के लिए हमने क्या किया, ये समाकलन का निशान लगा दिया, माइनस को बाहर लेंगे, कांस्टेंट बाहर रहेगा। ओके, अब देखिए ये कुछ सूत्र हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप। यहां लिखे देते हैं, समाकलन dx इसका मान होता है x, इसी तरह समाकलन dt का मान होता है t, और अगर समाकलन यहाँ पर है d कंसंट्रेशन r है तो इसका मान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन r आ जाएगा। अगर हम केवल समाकलन dr करेंगे तो r के बराबर रहेगा, और अगर इसमें कंसंट्रेशन है तो d कंसंट्रेशन r, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, कंसंट्रेशन r के बराबर। ओके, इस प्रकार से अब यहाँ इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, और समाकलन डी कंसंट्रेशन आर तो क्या आ जाएगा, उसका कंसंट्रेशन आर आ जाएगा, यानी सांद्रता आर, ये आ गया इक्वल के, और समाकलन डी टी क्या आ जाएगा, टी के बराबर, टी हो जाएगा। समाकलन डी टी का मान क्या होता है, टी, और प्लस यहाँ पर जब समाकलन होता है तो दाईं ओर एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, तो यहाँ हम एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। ओके, ये यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ करते हैं, इधर कर देंगे। अब देखिए इसमें इस समीकरण 1 में जो कांस्टेंट जोड़ा गया c, उसका हम मान निकालते हैं, उसका मान ज्ञात करना होता है। तो जब t बराबर 0 तो कंसंट्रेशन r जो होता है वो r कंसंट्रेशन r नॉट के बराबर होता है। देखिए जब t इक्वल 0, आप जानते हैं जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो अभिकारक किसमें बदलता है, उत्पाद में बदलने लगता है, और जब t इक्वल 0 है यानी अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो कंसंट्रेशन आर को हम कहते हैं शेष मात्रा। तो जब t का मान 0 है, t इक्वल 0 है यानी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तो उस समय ये जो शेष मात्रा होती है कंसंट्रेशन आर, ये प्रारंभिक मात्रा के बराबर होती है।
कंसंट्रेशन आर नॉट। तो यहाँ जब टी इक्वल 0 तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। अब समीकरण एक से ये आपको यहाँ कंडीशन रखना है कि जब t इक्वल 0 तो r इक्वल क्या रखना, r0 या r नॉट। तब इस समीकरण एक में हम क्या करेंगे, t की स्थान पर 0 रखेंगे तो कंसंट्रेशन r की जगह क्या रखेंगे, r नॉट। यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कंसंट्रेशन r नॉट इक्वल के और t की जगह 0 प्लस c, तो आ जाएगा माइनस कंसंट्रेशन r इक्वल c। तो यहां से देखिए हमने जो कांस्टेंट जोड़ा था c, उसका मान प्राप्त कर लिया। अब c के इस मान को फिर से आपको समीकरण एक में रख देना है। तो समीकरण एक में c का मान रखने पर c का मान रख देंगे इस पे समीकरण एक में, तो क्या आ जाएगा, माइनस कंसंट्रेशन r इक्वल के टी और प्लस c। अब ये देखिए c की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ जब रखेंगे ये प्लस का इस माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी इधर की। जब यहाँ c का मान निगेटिव है और रखेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा कंसंट्रेशन आर नॉट। ओके, अब इसको हम इस साइड ले आते हैं, यहाँ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन आर इक्वल आ जाएगा के टी। ओके, अब इस प्रकार यहाँ से हम के का मान निकालेंगे तो के इक्वल क्या आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा कंसंट्रेशन आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन आर अपॉन टी। ओके, इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया, जो शून्य कोट की रासायनिक अभिक्रिया है, उसके लिए समाकलित वेग समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। क्या आता है, के इक्वल आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन आर अपॉन टी। ओके, अब इसमें यदि कंसंट्रेशन आर नॉट को हम मान ले कि उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता थी, प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की, वो ए मान ले, ए मान कर चलते हैं। और माना टी समय में एक्स मात्रा उत्पाद में बदल जाती है। यदि प्रारंभिक मात्रा आर नॉट इक्वल यदि कंसंट्रेशन आर नॉट इक्वल ए तथा टी समय में इसकी एक्स मात्रा उत्पाद में बदल जाती है तब शेष सांद्रता आर, कंसंट्रेशन आर इक्वल क्या आ जाएगी, ए माइनस एक्स। यदि आर नॉट कंसंट्रेशन आर नॉट का मतलब है कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी ए है तथा टी समय में इसकी एक्स मात्रा उत्पाद में बदल जाती है, एक्स मात्रा उत्पाद में बदल गई, तो अब शेष सांद्रता कैपिटल आर, कंसंट्रेशन कैपिटल आर जो है, इसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन आर को हम क्या कहते हैं, शेष सांद्रता। और ये क्या, प्रारंभिक सांद्रता है, और इसको कहते हैं शेष सांद्रता, यानी टी समय बाद शेष सांद्रता। तो टी समय बाद शेष सांद्रता कितनी बचेगी, प्रारंभिक सांद्रता ए थी और टी समय में इससे कितना एक्स मात्रा, एक्स भाग उत्पाद में बदल जाती है। तो अभिकारक है ये जो अभिकारक, तो अभिकारक की शेष सांद्रता कितनी रह जाएगी, ए माइनस एक्स रह जाएगी। तो इसको हम रख देते हैं इस पे, इसको जब हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, के इक्वल
के इक्वल आर नॉट, इसकी जगह कंसंट्रेशन आर नॉट की जगह क्या आ जाएगा ए माइनस, यहाँ आ जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन टी। ओके, यहाँ से के इक्वल आ जाएगा ए माइनस ए और माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन टी, ए से कट जाएगा तो के इक्वल आ जाएगा एक्स अपॉन टी, ये आ जाएगा के इक्वल एक्स अपॉन टी। यह समीकरण शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या कहलाता है? समाकलित वेग समीकरण या गतिक समीकरण कहलाता है। यहां तक भी कर सकते हैं आप, इसको भी हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, ये भी है और ये भी है। ओके, ये समीकरण हो सकता है आपसे यहां तक प्रूफ कराए तो आप यहां तक कर दीजिए, तब भी आपका सही है। और आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके, यदि आर नॉट इक्वल क्या ए, कंसंट्रेशन आर नॉट इक्वल ए तथा टी समय में इसकी एक्स मात्रा उत्पाद में बदल जाती है, तो शेष सांद्रता आर कंसंट्रेशन आर इक्वल ए माइनस एक्स, तो यहाँ रख देना है। तो ये समीकरण क्या कहलाता है? गतिक समीकरण, समाकलित वेग समीकरण या गतिक समीकरण कहलाता है। ओके, तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे, बहुत ही आसान है। और इसमें जो के है उसको क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। के क्या है? वेग स्थिरांक है। जो के है, ध्यान रखिए कि यहां लिख देते हैं, के क्या है? वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक है ये, लिख लीजिएगा इसको, वेग स्थिरांक। और इसका जो मात्रक होता है वेग स्थिरांक, के क्या? वेग स्थिरांक है जिसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, या इसी को क्या कहते हैं, आ जाता है कि समाकलित वेग समीकरण या गतिक समीकरण प्राप्त कीजिए। ओके, तो ये क्या है? समाकलित वेग समीकरण है, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो इस तरह ये प्राप्त हो जाता है। इसको समाकलित वेग समीकरण या गतिक समीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।